ये जेल जो है वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को शहर से लगभग 2 किलोमीटर दूर पानी के बीचों बीच मौजूद एक 22 एकड़ के टापू पर बना हुआ है। वैसे तो इस जेल को साल 1910 में ही बनाया गया था, पर उस वक्त इस जेल का इस्तेमाल सिर्फ यूएस आर्मी करती थी। मगर फिर जब साल 1933 में यूएस आर्मी ने उस जेल को छोड़ा तो 11 अगस्त 1934 को अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने उस जेल को फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन में तब्दील कर दिया। ये जेल उन कैदियों और गैंगस्टरों के लिए बनाया गया जो बहुत ही खूंखार थे, और खासकर उनके लिए जो पहले भी जेल तोड़कर भाग चुके थे या फिर जेल तोड़ने की कोशिश कर चुके थे। एल्केट्राज़ जेल को दुनिया का सबसे खतरनाक जेल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो भी इस जेल से भागने की कोशिश करता वो या तो मारा जाता या फिर पकड़ा जाता। उस जेल के जो आर्म्ड गार्ड्स थे उन्हें ऊपर से सीधे ये ऑर्डर थे कि अगर कोई भी कैदी जेल से भागता हुआ मिले तो उसे सीधे गोली मार दी जाए। और एक बार को अगर कोई जेल से चोरी छुपे बाहर निकल भी जाता और इन आर्म्ड गार्डों की नज़र से बच भी जाता तो भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ समुंदर की ऊंची लहरें और ठंडा पानी था। उस पानी में छलांग लगाना मतलब खुद की जान लेने जैसा था, क्योंकि 20 मिनट से ज़्यादा कोई भी उस ठंडे पानी में जिंदा नहीं रह सकता था। और अमेरिका इसलिए ही एल्केट्राज़ जेल को एक एस्केप प्रूफ प्रिजन कहता था, यानी कि एक ऐसा जेल जहां से कोई भाग ही नहीं सकता। तो ये तो हो गई इस जेल की बात। अब बात करते हैं इस कहानी के मुख्य किरदारों की। तो इस कहानी में 4 मुख्य किरदार है। पहला, फ्रैंक ली मॉरिस। फ्रैंक ली मॉरिस जो है वो बचपन से ही क्रिमिनल माइंडेड था और सिर्फ 13 साल की उम्र में ही उसने अपना पहला क्राइम किया था। मगर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसके क्राइम भी बढ़ते गए। फ्रैंक मॉरिस को एक बार बैंक रॉबरी के इल्जाम में पकड़ा गया और फिर 10 साल के लिए उसे लुजियाना जेल भेज दिया गया। मगर वो लुजियाना जेल तोड़कर भाग जाता है, पर फिर इसके 1 साल बाद ही उसे दोबारा पकड़ लिया गया और 20 जनवरी 1960 को फ्रैंक ली मॉरिस को एल्केट्राज़ जेल भेज दिया गया। एल्केट्राज़ जेल पहुंचने पर उसकी मुलाकात उस जेल में पहले से ही सजा काट रहे एक कैदी एलन वेस्ट से होती है, जो कि इस कहानी का दूसरा किरदार है। वैसे तो एलन वेस्ट को कार चोरी के इल्जाम में फ्लोरिडा जेल भेजा गया था, पर जब उसने फ्लोरिडा जेल से भागने की कोशिश की तो उसे साल 1957 में, यानी मॉरिस के आने से लगभग 3 साल पहले ही एल्केट्राज़ जेल भेज दिया गया था। फ्रैंक मॉरिस एलन वेस्ट को पहले से ही जानता था, क्योंकि अपनी सजा काटने के दौरान वो दोनों पहले भी फ्लोरिडा जेल में मिल चुके थे। इसके बाद 24 अक्टूबर 1960 को जॉन एंगलिन और उसके लगभग 2.5 महीने बाद 10 जनवरी 1961 को क्लैरेंस एंगलिन नाम के 2 और कैदी एल्केट्राज़ जेल पहुंचते हैं, जो कि इस कहानी के तीसरे और चौथे किरदार है। जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन दोनों सगे भाई थे और इन दोनों एंगलिन भाइयों को भी बैंक रॉबरी और अटलांटा जेल तोड़कर भागने की कोशिश के इल्जाम में एल्केट्राज़ जेल भेजा गया। इत्तेफाक से ये दोनों एंगलिन भाई भी फ्रैंक मॉरिस और एलन वेस्ट से अपनी सजा के दौरान पहले भी फ्लोरिडा जेल में मिल चुके थे और ये चारों ही कैदी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। तो जब ये चारों कैदी एल्केट्राज़ जेल में एक दूसरे से मिले तो होता है ना कि जब कोई ऐसा इंसान आपको मिल जाता है जिसको आप पहले से बहुत अच्छे से जानते हो तो वक्त काटना आसान हो जाता है। उसी तरह अब ये चारों भी अपना वक्त जेल में काट रहे थे, पर क्योंकि ये सभी अलग अलग वक्त में जेल पहुंचे इसलिए एंगलिन भाइयों और एलन वेस्ट को जो सेल नंबर अलॉट हुए वो तो बी ब्लॉक में थे, मगर जो सेल नंबर फ्रैंक मॉरिस को मिला वो अलग ब्लॉक में था। और इसी वजह से फ्रैंक मॉरिस इन तीनों से तभी मिल पाता जब वो जेल के टाइम टेबल के हिसाब से खाना खाने या फिर दूसरे काम करने बाहर आते। इसलिए सितंबर 1961 में फ्रैंक मॉरिस ने जेल अथॉरिटी से अपने सेल को बदलकर बी ब्लॉक में दूसरा सेल देने की अर्जी लगाई, जिसे कि मंजूर भी कर लिया गया और फिर फ्रैंक मॉरिस को भी बी ब्लॉक में ही एलन वेस्ट के बगल वाली सेल में भेज दिया गया। अब ये चारों एक ही ब्लॉक में आ गए, इसलिए अब दिन में कभी भी ये चारों एक दूसरे से बात कर लेते। एल्केट्राज़ जेल में हर एक कैदी को अलग सेल में रखा जाता था और एक दिन में 13 बार उन कैदियों की गिनती की जाती थी। वैसे तो इस जेल के सभी नियम और सिक्योरिटी बहुत ही सख्त थे, पर फिर भी जेल में रह रहे कैदियों को सभी सुविधाएं दी जाती। जिनको पेंटिंग का शौक होता वो पेंटिंग करते, जिनको पढ़ने का शौक होता उनके लिए लाइब्रेरी में हजारों किताबें थी, और जिनको म्यूजिक का शौक होता उन्हें बजाने के लिए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी दिए जाते। इसके अलावा उस जेल में रात को हर रोज 1 से 1.5 घंटे का म्यूजिक टाइम होता था, जिसमें कि ये सभी कैदी अपने अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। फ्रैंक मॉरिस को भी म्यूजिक का शौक था, इसलिए उसने भी अपने लिए एक कॉन्सर्टीना ले रखा था जिसे कि वो म्यूजिक टाइम में बजाता था। जेल में आपको तो पता ही होगा कि कैदियों से अलग अलग काम करवाए जाते हैं ताकि वो बोर ना हो और कुछ पैसे भी कमा सके। तो जो फ्रैंक मॉरिस था उसे लाइब्रेरी में काम मिल गया, क्लैरेंस एंगलिन को कैदियों के बाल काटने का काम दिया गया और जो एलन वेस्ट था उसके ऊपर पूरे बी ब्लॉक की साफ सफाई और सेल की पेंटिंग वगैरह की जिम्मेदारी थी। इसी दौरान एक बार हुआ यह कि जब एलन वेस्ट बी ब्लॉक के सेल के ऊपर साफ सफाई कर रहा था तो उसकी वजह से ऊपर से बहुत सारी धूल मिट्टी नीचे गिरने लगी।
जिसकी वजह से वहां के जो गार्ड थे उन्होंने उसे नीचे बुलाया और कहा कि सही से काम करो। तो उसने कहा कि अगर ऊपर की साफ सफाई होगी तो धूल मिट्टी तो नीचे आएगी ही, पर अगर वहां एक पर्दा लगा दिया जाए तो धूल नीचे नहीं गिरेगी। उसके बाद ये बात जेल अथॉरिटी तक पहुंची तो उन्होंने उस जगह पर पर्दा लगाने की इजाजत दे दी और अब उस पर्दे की वजह से ऊपर की धूल नीचे नहीं गिरती। उसके बाद धीरे धीरे वक्त बीता और जून 1962 आ गया। 12 जून 1962 की सुबह 7:15 पर रोज की तरह कैदियों को उठाने के लिए जेल का अलार्म बजाया जाता है और फिर इसके बाद रूटीन के हिसाब से सभी कैदियों की गिनती शुरू होती है। वहां के गार्ड कैदियों को गिनते गिनते पहले तो एलन वेस्ट के सेल के पास पहुंचते हैं, तो एलन वेस्ट उन्हें अपने सेल में खड़ा मिलता है। उसके बाद वो गार्ड एलन के बगल वाले सेल में जाते हैं जो कि फ्रैंक मॉरिस का था, तो वो देखते हैं कि फ्रैंक मॉरिस अभी भी सो रहा है। उसके बाद वो गार्ड फ्रैंक मॉरिस को उठने के लिए बोलते हैं मगर वो नहीं उठता। गार्ड मॉरिस को कई बार आवाज लगाते हैं पर मॉरिस तब भी नहीं उठता। इस बात पर गार्ड को बहुत गुस्सा आता है, तो वो गार्ड अपना हाथ फ्रैंक मॉरिस के सेल में डालता है और जोर से उसके सर पर मारता है। जैसे ही वो गार्ड मॉरिस के सर पर मारता है, मॉरिस का सर बिस्तर से लुढ़क कर नीचे गिर जाता है। ये देखते ही गार्ड की हालत खराब हो जाती है और वो डर कर पीछे हो जाता है। मगर फिर इसके बाद जब वो मॉरिस के गिरे हुए सर को ध्यान से देखता है तो उसे कुछ गड़बड़ नजर आती है। उसके बाद वो उस सर के करीब जाता है तो वो फिर से चौंक जाता है, क्योंकि जो सर नीचे पड़ा था वो कोई असली सर नहीं बल्कि एक डमी यानी पुतला था। उसके बाद वो फौरन अपनी सीटी बजाना शुरू कर देता और फिर जेल के और भी गार्ड्स वहां इकट्ठा हो जाते हैं। फिर जब वो गार्ड थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि 2 और सेल के कैदी अभी भी सो रहे हैं और जब उनका सर भी हिलाया गया तो वो भी नकली सर निकला और ये दोनों सेल जॉन और क्लैरेंस एंगलिन के थे। इसका मतलब ये था कि फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन भाई इस जेल को तोड़कर भाग चुके हैं। उसके बाद अल्कैट्राज़ जेल में पहली बार सायरन बजाया जाता है, जो कि आज से पहले कभी नहीं बजाया गया, क्योंकि आज तक कोई भी कैदी इस जेल से भाग ही नहीं पाया था। पर ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी ने उस जेल से भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि इससे पहले 31 कैदी अलग अलग खेप में 12 बार उस जेल से भागने की कोशिश कर चुके थे। मगर इन सभी 31 कैदियों में से 21 को पकड़ लिया गया, 6 को गोली मार दी गई और 2 कैदी पानी में डूबकर मर गए। इसके अलावा 2 कैदियों को मौत की सजा सुनाई गई और उन्हें गैस चैम्बर में डालकर मौत दी गई, क्योंकि उन दोनों कैदियों ने जेल से भागने के दौरान 2 गार्डों की हत्या कर दी थी। पर साल 1934 में जेल खुलने के बाद यह पहली बार हुआ था कि कोई कैदी जेल तोड़कर भाग गया हो और किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगी। फिर जब यह खबर अल्कैट्राज़ जेल के जेलर तक पहुंची तो जेलर के भी हाथ पैर फूल गए, क्योंकि जिस जेल को खासकर इसलिए बनाया गया ताकि उसमें से कोई भाग नहीं सके, और फिर भी अगर कोई कैदी वहां से भाग जाए तो आप उस जेलर की हालत समझ सकते हैं। खैर, इसके बाद फौरन उस पूरे जेल और टापू का कोना कोना छान मारा गया, मगर उन तीनों में से कोई भी नहीं मिला। उसके बाद फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन भाइयों के सेल को खंगाला गया तो वहां पर एक और चौंकाने वाली चीज मिली। उन्होंने देखा कि उन तीनों के सेल के पीछे की जो दीवार है उसमें नीचे की तरफ एक बड़ा सा सुराख है, और वो सुराख इतना बड़ा था कि कोई भी इंसान उसमें से बड़ी ही आसानी के साथ आर पार हो सकता था। फिर वहां के गार्डों ने बाकी के कैदियों के सेलों को भी खंगालना शुरू किया, और जब वो गार्ड एलन वेस्ट के सेल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसके सेल के पीछे भी ठीक वैसा ही सुराख है जैसा कि फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन भाइयों के सेल में था। उसके बाद एलन वेस्ट को उठाया गया और पूछताछ शुरू की गई। पहले तो उसने नानुकुर किया, मगर जब जेल अथॉरिटी ने उससे कहा कि अगर वो सरकारी गवाह बन जाए तो उसे जेल से भागने की कोशिश में जो सजा मिलनी है उसे माफ कर दिया जाएगा, तो एलन ने भी सोचा कि वो पकड़ा तो जा चुका है और अब उसके पास कोई रास्ता भी नहीं है। इसलिए एलन ने पूरी कहानी उनके सामने रख दी, और पूरी कहानी ये थी कि जब 2 साल पहले जनवरी 1960 में फ्रैंक मॉरिस अल्कैट्राज़ जेल आया तो शुरू से उसके दिमाग में यह था कि उसे इस जेल को तोड़कर भागना है। उसके बाद उसकी मुलाकात एलन वेस्ट से होती और फिर जॉन और क्लैरेंस एंगलिन से। क्योंकि मॉरिस एलन और एंगलिन भाइयों को पहले से ही जानता था, इसलिए वो उन्हें भी अपना प्लान बताता है और उन तीनों को भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है। इसके बाद ये लोग अल्कैट्राज़ जेल से बाहर निकलने का तरीका ढूंढने लगे। जैसा कि मैंने आपको कहानी में पहले बताया था कि एलन वेस्ट जो है वो जेल में साफ सफाई का काम करता था, तो इसी साफ सफाई के दौरान एक बार उसे बी ब्लॉक की सेल के ऊपर जो छत था उसमें एक वेंटिलेशन होल मिलता है जो कि सीमेंट से सील नहीं था, और उसमें जो जाली लगी थी उसे अगर किसी तरह हटा दिया जाता तो वो उस वेंटिलेशन के जरिए जेल के बाहर बड़ी ही आसानी से निकल सकते थे। उसके बाद एलन ये बात मॉरिस को बताता है, पर यहाँ दिक्कत ये थी कि ये जो वेंटिलेशन होल था वो बी ब्लॉक में था, और उस वक्त एलन और एंगलिन भाई के सेल तो बी ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर पर थे, मगर जो मॉरिस था वो उस वक्त जेल के दूसरे ब्लॉक में था। तो बाद में इसलिए ही मॉरिस ने जेल प्रशासन से
अपने सेल को बदलने की अनुमति मांगी ताकि वो वहां से भाग सके। दिसंबर 1961 में जब मॉरिस को भी बी ब्लॉक में एलन वेस्ट के बगल वाली सेल में भेज दिया गया, तो उसके बाद अब इन चारों ने इसके आगे के प्लान पर काम करना शुरू किया। और अब उनका यह था कि किसी तरह बी ब्लॉक के सेल के ऊपर पहुंचा जाए, क्योंकि तभी वो वहां से छत पर लगे उस वेंटिलेशन तक पहुंच सकते थे। मगर वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो उन्हें अपने सेल से बाहर आना था, और बाहर आने के लिए उन्हें सेल के गेट पर लगे सरियों को काटना पड़ता। पर उस जेल में जो सरिये लगे थे वो मजबूत स्टील से बने थे, जिसे कि आरी से भी काट पाना मुमकिन नहीं था। और एक बार को अगर वो उसे काट भी देते तो भी वो उन गार्डों की नज़र से नहीं बच सकते थे, जो कि दिन रात पूरी गैलरी में पहरा देते रहते थे। इसी उधेड़बिन के बीच एक दिन उनकी नज़र उन सेलों के ठीक पीछे बनी गैलरी पर पड़ी, जिसमें कि काफ़ी सारी पाइपें लगी हुई थी, जो कि कैदियों के सेल में पानी पहुंचाने और टॉयलेट में इस्तेमाल होती थी। तो ये देखने के बाद अब ये तय किया गया कि वो इन्हीं पाइपों के जरिए सेल के ऊपर जाएंगे। मगर उसके लिए पहले उन्हें उस गैलरी में जाना था, और सेल के गेट के जरिए उस गैलरी तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। तो अब जो एकमात्र रास्ता बचा वो थी सेल के पीछे बनी दीवार, जो कि 8 इंच मोटी थी। उनका प्लान बना कि किसी तरह इस दीवार में एक सुराग बना दिया जाए तो वो उसके जरिए उस गैलरी में पहुंच सकते थे, जो कि ठीक उस दीवार के पीछे थी। मगर इतनी मोटी दीवार में छेद करना बहुत ही मुश्किल था। उसके बाद उन्होंने देखा कि उस दीवार के नीचे की तरफ एक छोटी सी 6 बाय 9 इंच की खिड़की है। तो उन्होंने सोचा कि अगर किसी तरह इस खिड़की का साइज चौड़ा कर दिया जाए तो वो इसमें से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। फिर इसके बाद उन लोगों ने जेल से चोरी छुपे पुराने आरी के ब्लेड, चम्मच, बटर नाइफ चुराने शुरू किए, और इसमें जेल के कई कैदियों ने भी उनकी मदद की। और फिर उन ब्लेडों और चम्मचों की मदद से मॉरिस, एलन और एंगलिन भाइयों ने अपनी अपनी दीवारों को रोज खोदना शुरू कर दिया। यहां तक कि उन्होंने एक खराब वैक्यूम क्लीनर के जरिए एक ड्रिल मशीन तक बना ली और फिर उसकी मदद से दीवार में छेद करने लगे। मगर जब भी वो चारों अपनी सेल के पीछे की दीवारों को खोदते तो जाहिर सी बात है कि इसमें आवाज भी होती। तो उससे बचने के लिए वो ये खुदाई का काम तब करते जब रात को खाने के बाद जेल में 1-1.5 घंटे का म्यूजिक टाइम होता, और उसका फायदा ये होता कि म्यूजिक की आवाज में उनका ये दीवार खोदने का शोर गुम हो जाता। उसके बाद ये चारों अगले कई महीनों तक रोज रात को दीवार खोदते। पर क्योंकि ये लोग सेल की दीवार को अगले कई महीनों तक खोद रहे थे, तो यहाँ पर एक चीज का डर था, और वो ये था कि अगर कोई भी गार्ड ये देख लेता कि दीवार में कोई गड़बड़ है तो उनका ये प्लान फेल हो जाता। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि वो इस दीवार को अपने सेल में रखी किसी चीज से ढक देते, और बाद में उन्होंने कार्डबोर्ड यानी गत्ते की मदद से उस खिड़की जैसी हूबहू एक नकली खिड़की बनाई, और फिर उसे सेल से मिलते रंग से पेंट कर दिया। उन्हें पेंट ढूंढने में भी कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि एलन ही सेल में पेंट का भी काम करता था। तो उसी पेंट से उन्होंने उस गत्ते को भी रंग दिया। अब उन्हें जब भी दीवार खोदनी होती तो वो उस गत्ते को हटाते और फिर काम होने के बाद उसे वापस चिपका देते, और दूर से देखने में वो हूबहू असली खिड़की जैसी लगती। खैर कुछ महीनों बाद एक एक कर इन चारों ने अपने सेल के सुराग को इतना चौड़ा कर लिया था कि वो अब इस सेल से आराम से बाहर निकल सकते थे। अब वो उस सेल से तो बाहर निकल जाते और फिर गैलरी में पहुंचकर पाइप के जरिए ऊपर भी आ जाते, और फिर छत की वेंटिलेशन होल के जरिए जेल के बाहर ऊपर छत पर भी पहुंच जाते। मगर उसके बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो था अल्कैट्राज़ जेल के चारों तरफ का समुंदर। पर उसके लिए फ्रैंक मॉरिस के पास पहले से ही एक प्लान था, और वो प्लान ये था कि वो रेनकोट के जरिए रबड़ की एक ऐसी नाव बनाएंगे जिसमें कि हवा भरकर और फिर उसमें बैठकर उस समुंदर को पार कर सके। और इस नाव का आइडिया उसे तब आया जब वो जेल की लाइब्रेरी में काम कर रहा था। वहां पर मॉरिस को पॉपुलर मैकेनिक नाम की एक मैगजीन मिली थी, जिसमें कि ये बताया गया था कि कैसे रेनकोट के जरिए लाइफ जैकेट और नाव बनाई जाए। उसके बाद उन लोगों ने जेल से रेनकोट चुराने शुरू किए, और इसमें भी कई कैदियों ने उनकी मदद की, और इस दौरान उन्होंने अल्कैट्राज़ जेल से लगभग 50 से भी ज्यादा रेनकोट चुराए। अब रेनकोट तो उन्हें मिल गए, मगर फिर दिक्कत ये आई कि इनको रखे कहाँ और फिर नाव कहाँ बनाए, क्योंकि अगर वो ये काम अपने सेल में करते तो किसी न किसी की नज़र में आ जाते। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि वो ये काम सेल के ऊपर जो खाली जगह है वहां पर करेंगे। मगर सेल के ऊपर भी उसके ठीक सामने एक गार्ड 24 घंटे पहरा देता था, और अगर वो ये काम वहां करते तो भी पकड़े जाते। तो अब क्या किया जाए? फिर उन्होंने दिमाग लगाना शुरू किया, और जैसा कि मैंने आपको कहानी में पहले बताया था कि एक दिन जब एलन वेस्ट सेल के ऊपर की सफाई कर रहा था तो उसकी वजह से बहुत सारी धूल मिट्टी नीचे गिरने लगी थी। दरअसल एलन जानबूझ के वो मिट्टी ऊपर से नीचे गिरा था ताकि उसे वहां पर पर्दा लगाने की इजाजत मिल जाए, और आखिरकार उनका यह पैंतरा सही साबित हुआ और उन्हें उस जगह पर पर्दा लगाने की इजाजत मिल गई, और अब वो लोग उस पर्दे की आड़ में कुछ भी कर सकते थे।
जब ऊपर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो उन्हें याद आया कि ऊपर तो हम पर्दे की आड़ में बच जाएंगे, पर तब क्या होगा जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे। यहाँ आकर वो फिर फंस गए, क्योंकि जेल में 24 घंटे पहरा दिया जाता था और अगर उनमें से कोई भी अपने सेल से गायब होता तो वहां के गार्ड को तुरंत पता चल जाता। तब जाकर उन्होंने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने क्या किया कि साबुन, टूथपेस्ट, टॉयलेट पेपर और धूल मिट्टी को एक साथ मिलाकर एक नकली सर बनाया और फिर उस पुतले को अपने चेहरे से मिलती जुलती एक शक्ल दी। उसके बाद जो कैदी जेल में पेंटिंग करते थे उनसे स्किन कलर का पेंट लेकर उस पुतले पर अपने अपने स्किन कलर जैसा पेंट भी कर दिया। अब जो एक और जरूरी काम रह गया वो था उस पुतले के सर पर बाल लगाना। तो उसके लिए भी उन्हें ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जो क्लैरेंस एंगलिन था वो कैदियों के बाल काटता था। इसलिए वो वहां से असली बाल चुरा कर लाता और फिर वो सभी उस बाल को पुतले के सर पर चिपका देते। अब हर रोज रात को जैसे ही जेल की बत्ती बुझाई जाती तो फ्रैंक मॉरिस, एंगलिन भाई और एलन वेस्ट अपने अपने सर का पुतला बिस्तर पर रखते और नीचे से चादर और तौलिए के जरिए एक बॉडी शेप बनाकर ऊपर से उसे कंबल से ढक देते। बस उस पुतले के ऊपर का थोड़ा सा भाग नहीं ढकते ताकि वहां के गार्ड को कोई शक ना हो। फिर ये दीवार में बनी जगह से होकर पीछे गैलरी में जाते और फिर पाइप के जरिए सेल के ऊपर पहुंच जाते और ऊपर पहुंचकर पर्दे की आड़ में अपना काम करते रहते। अगले कई दिनों तक वो ये रोज करते और इस दौरान उन्होंने रेनकोट के जरिए 4 लाइफ जैकेट बनाई और 6 बाय 14 फुट की एक बड़ी सी रबड़ की नाव भी बनाई। नाव बनाने के लिए उन्होंने कई रेनकोट को काटकर सुई से सिला और फिर वहीं पर एक स्टीम पाइप थी तो उस गर्म पाइप के जरिए नाव के जोड़ों को सील भी कर दिया ताकि कहीं से भी हवा उसके अंदर से बाहर ना निकल सके। इसके अलावा उन्होंने जेल से कुछ लकड़ियां चुराकर उनसे 4 पतवारें भी बनाई और रोज वो छत पर लगी वेंटिलेशन में लगे ग्रिल के बोल्ट को भी ढीला करते। दिसंबर 1961 में उन्होंने अपने इस प्लान को अंजाम देना शुरू किया था और जून 1962 आते आते उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया था। इन 6 महीनों में उन्होंने दीवार में छेद किया, अपने चेहरे का पुतला बनाया, लाइफ जैकेट बनाई और एक बड़ी सी नाव भी बनाई। उसके बाद जब सब कुछ कंप्लीट हो गया तो जो दिन उन्होंने उस जेल से भागने का चुना वो था 11 जून 1962। सोमवार 11 जून 1962 की रात जब कैदियों की गिनती के बाद लगभग 9:30 बजे जेल की लाइटें बंद हुई तो इन चारों ने सबसे पहले तो अपने पुतले को बिस्तर पर रखा और फिर दीवार में बने रास्ते के जरिए पीछे गैलरी में पहुंचे। मगर जो एलन वेस्ट था उसने अपनी दीवार की खिड़की को जो सीमेंट से सील किया था वो सख्त हो गया था और गलती से उसने उसे सील करने के लिए कुछ ज़्यादा ही सीमेंट इस्तेमाल कर लिया था। मगर फिर भी वो किसी तरह उसे हटाने में लगा हुआ था और उस दीवार के पीछे से एंगलिन भाई भी उस खिड़की को हटाने में उसकी मदद कर रहे थे। पर वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था, इसलिए वो तीनों एलन से कहते हैं कि इतने हम बाकी की तैयारी करते हैं उतने तुम ये खिड़की हटाकर ऊपर आ जाना। उसके बाद फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन भाई पाइप से ऊपर चले गए और फिर छत की वेंटिलेशन की ग्रिल को हटाया और ऊपर छत पर आ गए। उन्होंने छत पर भी काफ़ी देर तक एलन का इंतजार किया, मगर जब काफ़ी देर तक भी वो नहीं आया तो वो तीनों जेल की छत से होते हुए छत के कोने पर पहुंचे और फिर एक 50 फीट की पाइप के जरिए ऊपर से नीचे आए। उसके बाद वो 2 12-12 फुट के ऊंचे लोहे के तारों से बने घेरे को पार कर चोरी छुपे समुंदर तक पहुंच गए। फिर मॉरिस ने अपना कॉन्सर्टीना निकाला और अब उसका असली इस्तेमाल शुरू किया। दरअसल मॉरिस ने वो कॉन्सर्टीना खासकर इसलिए बजाना शुरू किया था ताकि बाद में वो उसके जरिए नाव में हवा भर सके। तो कॉन्सर्टीना के जरिए उस रबड़ की बोट में हवा भरने के बाद उन्होंने नाव को समंदर में उतार दिया और वो तीनों भी एक एक कर उसमें सवार हो गए। इधर एलन भी किसी तरह दीवार की खिड़की हटाने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद वो ऊपर आता है तो उसे वहां पर एक लाइफ जैकेट और एक पतवार मिलती है जो कि उन तीनों ने एलन के लिए ही छोड़ा था। फिर वो लाइफ जैकेट और उस पतवार को लेकर ऊपर छत पर पहुंचता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिन और उसका छोटा भाई क्लैरेंस एंगलिन नाव में बैठकर समुद्र में गायब हो चुके थे। इसलिए लास्ट में एलन को अपने सेल में वापस आना पड़ता है और फिर उसके बाद अगली सुबह जो कुछ भी हुआ वो आप सभी को मालूम ही है। एलन से पूरी कहानी सुनने के बाद पूरी जेल अथॉरिटी दंग रह गई कि कैसे ये चारों उनकी नाक के नीचे अपने प्लान को अंजाम देते रहे और उन्हें भनक तक नहीं लगी। खैर उसके बाद उन्होंने फौरन अपने खोजी बेड़े पूरे टापू और समुंदर में भेज दिए। उस टापू का कोना कोना छान मारा गया। उस टापू पर जो छोटी छोटी गुफाएं थे उनमें भी देखा गया। उसके बाद समुंदर में भी दूर दूर तक उन्हें ढूंढा गया। आसमान में हेलीकॉप्टर के जरिए भी समुंदर की खाक छानी गई, मगर जब जेल के गार्ड, कोस्टल गार्ड और लोकल पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला तब अमेरिका की सबसे बड़ी और मशहूर एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI को भी इसमें शामिल कर लिया गया। जब FBI को यह कहानी पता चली तो वो भी फ्रैंक मॉरिस और उनके साथियों का फुल प्रूफ प्लान सुनकर दंग रह गई।
उसके बाद FBI ने इकलौते गवाह एलन वेस्ट से समुद्र में जाने के बाद उनका क्या प्लान था उसके बारे में पूछा, तो एलन ने बताया कि वहां से निकलने के बाद उनका ये प्लान था कि वो वहां से सबसे पहले एंजल टापू पर जाएंगे, जो कि अल्कैट्राज़ जेल से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। उसके बाद वो वहां से लगभग आधा मील और दूर जाकर शहर में दाखिल होंगे। फिर वहां से एक कार और अपने लिए कपड़े चुराएंगे और हमेशा के लिए देश छोड़कर भाग जाएंगे। एलन की ये बात सुनने के बाद FBI ने भी अब पूरे जोरों शोरों से तीनों कैदियों की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने पूरा एंजल टापू खंगाल मारा, पर उन्हें भी वहां कोई सुराग नहीं मिला। देखते ही देखते ये खबर पूरे अमेरिका में फैल गई और इस खबर ने पूरे अमेरिका में भूचाल मचा दिया, क्योंकि एक ऐसा जेल जिसे कि कहा जाता था कि कोई तोड़ नहीं सकता और जिस अल्कैट्राज़ जेल को अमेरिका एस्केप प्रूफ कहता था, उस जेल को तोड़कर 3 कैदी फरार हो चुके थे, जो कि बहुत ही शर्म की बात थी। खैर, इधर उनके भागने के 2 दिन बाद यानी 13 जून 1962 को FBI को एक पतवार मिलती है, जो कि अल्कैट्राज़ जेल और एंजल टापू के बीच समुद्र में तैर रहा था। और वो पतवार बिल्कुल ठीक वैसी ही थी जैसी कि वो तीनों एलन के लिए छोड़कर गए थे। इसका मतलब था कि ये उन्हीं पतवारों में से एक पतवार थी जो वो तीनों लेकर समुद्र में उतरे थे। फिर उसके अगले ही दिन यानी 14 जून 1962 को FBI को एंजल टापू के पास समुद्र में तैरता हुआ एक छोटा सा बैग मिलता है, और वो बैग उसी रेनकोट से बना था जो उन्होंने जेल से चुराया था। उस बैग के अंदर से FBI को एंगलिन भाइयों के परिवार की 88 फोटो मिलती है। इसके अलावा उस बैग में से कुछ कागज भी मिलते हैं जिन पर कुछ एड्रेस लिखे थे। इसके बाद यह खोजबीन ऐसे ही चलती रही और अगले 10 दिनों के अंदर FBI को समुद्र में अलग अलग जगह से वो तीनों लाइफ जैकेट भी मिल गई जो उस रात फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन ने पहने थे। मगर इसके बाद FBI को ना तो वो कैदी मिले, ना उनकी लाश, और ना ही वो नाव जिसे लेकर वो तीनों भागे थे। उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन अगले कई महीनों तक चलती रही और अक्टूबर का महीना आ गया। अक्टूबर 1962 में नॉर्वे का एक मालवाहक जहाज जिसका नाम SS नॉरफेल था, उसके क्रू मेंबर ने FBI को बताया कि 17 जुलाई 1962 को यानी इस जेल ब्रेक के लगभग 1 महीने बाद जब उनका जहाज गोल्डन गेट ब्रिज के पास से गुजर रहा था, तो उन्होंने देखा कि समुद्र में एक लाश तैर रही थी और उस लाश ने बिल्कुल अल्कैट्राज़ जेल के कैदियों जैसे कपड़े पहन रखे थे। मगर उस वक्त उनका ये जहाज कनाडा जा रहा था और वो वहां पहुंचने में बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहते थे, इसलिए वो वहां नहीं रुके। पर जब वो वापस आए तो उन्होंने ये खबर FBI को दी। FBI को जैसे ही ये खबर मिली, उन्होंने तुरंत उस जहाज के क्रू मेंबर से पूछताछ की और उस लोकेशन पर पहुंची जहां उन्होंने वो लाश देखी थी। वो लोकेशन गोल्डन गेट ब्रिज से तकरीबन 28 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम की तरफ थी। उसके बाद उस पूरे एरिया में कई किलोमीटर आगे पीछे दाएं बाएं ढूंढा गया, मगर उन्हें कोई लाश नहीं मिली और शायद मिलती भी नहीं, क्योंकि इस बात को लगभग 3 महीने से भी ज़्यादा हो चुके थे। हाँ, अगर उस जहाज के क्रू मेंबर उसी दिन यानी 17 जुलाई 1962 को इसकी खबर दे देते तो हो सकता था कि उनके बारे में कुछ पता चल जाता। इधर होता यह है कि इस जेल ब्रेक के लगभग 9 महीने बाद ही अल्कैट्राज़ जेल को बंद करना पड़ा, क्योंकि इस जेल को चलाने के लिए दूसरे जेलों के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा खर्च होता था। इसके अलावा समुद्र के खारे पानी और हवाओं की वजह से भी जेल की दीवारें बहुत ही जर्जर हो गई थी, जिसके मेंटेनेंस में लगभग 3 से 5 मिलियन डॉलर का खर्च आता। और अगर इतने खर्चे के बाद भी कैदी वहां से भाग जाए तो उसका कोई फायदा नहीं था। इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट F कैनेडी ने इस जेल को बंद करने का ऑर्डर दिया और 21 मार्च 1963 को अल्कैट्राज़ जेल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और बाकी के कैदियों को दूसरे जेलों में शिफ्ट कर दिया गया। उधर FBI भी पूरी जी जान से इन तीनों को ढूंढने में लगी थी, मगर उन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पर फिर जनवरी 1965 में FBI को एक बड़ा क्लू मिलता है। दरअसल FBI को अपने मुखबिरों के जरिए ये खबर मिलती है कि एंगलिन भाइयों को ब्राजील के एक क्लब में देखा गया है। ये खबर मिलते ही FBI फौरन अपनी एक टीम ब्राजील भेजती है और अगले कई दिनों तक उनकी छानबीन करती है, मगर उन्हें वहां से भी कोई जानकारी नहीं मिलती। उसके बाद FBI अगले कई सालों तक इनकी तलाश में लगी रही। मॉरिस और एंगलिन भाइयों के परिवार से पूछताछ करती रही, उनकी जासूसी करती रही, उनके फ़ोन टैप किए गए, मगर FBI को इसके बाद भी इन तीनों के बारे में कोई सबूत नहीं मिला। और आखिरकार इस जेल ब्रेक के 17 साल बाद 31 दिसंबर 1979 को FBI ने अपनी हार मानी और ये कहते हुए केस क्लोज कर दिया कि उस रात जेल से भागने के बाद इन तीनों की मौत हो गई, क्योंकि उन्होंने जो बोट बनाई थी वो इतनी मजबूत नहीं थी कि समुद्र की लहरों को झेल सके। इसलिए वो सभी पानी में डूब गए होंगे और एक बार को अगर उन्होंने तैरकर भी समुद्र को पार करने की कोशिश की होगी तो भी वो नहीं बच सकते, क्योंकि समुद्र का पानी इतना ठंडा था कि उनका बच पाना नामुमकिन था।
इसके अलावा एलन वेस्ट ने बताया था कि वहां से निकलने के बाद वो एक कार और कपड़े चुराएंगे, मगर उस रात कहीं भी कोई कार चोरी नहीं हुई। इसलिए FBI ने US मार्शल सर्विस को ये केस सौंपते हुए अपने रिकॉर्ड से ऑफिशियली इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। मगर FBI की इस बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया कि उस रात वहां से भागने के बाद उनकी मौत हो गई, और दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FBI की जांच पर भी सवालिया निशान उठाए गए, क्योंकि ना तो FBI को कभी उनमें से किसी की लाश मिली और ना ही कोई ऐसा सबूत जो उनको मुर्दा साबित कर सके। इसके अलावा तब से लेकर अब तक बीच बीच में कई ऐसी घटनाएं और सबूत दुनिया के सामने आते रहे, जिसकी वजह से कोई भी यह मानने को तैयार ही नहीं हुआ कि उस रात उन तीनों की मौत हो गई थी। तो अब यह सवाल आता है कि अगर उस रात फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन भाइयों की मौत नहीं हुई तो जेल से निकलने के बाद आखिरकार उनका क्या हुआ। तो इसको लेकर दो थ्योरी आई। पहली थ्योरी ये आई कि उस रात वहां से निकलने के बाद उन्होंने ठीक वैसा ही किया जैसा कि एलन वेस्ट ने FBI को बताया था। वो वहां से निकलकर पहले तो एंजल टापू पर गए, फिर वहां से शहर में दाखिल हुए और वहां से कपड़े और एक कार चुराने के बाद हमेशा के लिए गायब हो गए। FBI ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उस रात वहां से कोई कार नहीं चुराई गई, मगर 2011 में नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर आई एक डॉक्यूमेंट्री वैनिस्ड फ्रॉम एल्केट्रस में यह खुलासा किया गया कि जिस रात ये तीनों वहां से भागे उसके अगले ही दिन यानी 12 जून 1962 को मरीन काउंटी से 1955 मॉडल की एक नीले कलर की शेवरले कार चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई गई थी। इसके अलावा जैसा कि FBI ने कहा था कि इस समुंदर को अगर कोई तैरकर पार करेगा तो उसकी मौत तय है, क्योंकि पानी का तापमान गर्मी में भी 12 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। तो FBI के इस भ्रम को भी उसी साल तोड़ दिया गया जिस साल एल्केट्रस जेल ब्रेक हुआ, और वो ऐसे कि जब 1962 में मॉरिस और एंगलिन भाई वहां से भागे तो उसके 6 महीने बाद ही जॉन पॉल स्कॉट नाम का एक और कैदी उस जेल से भाग गया, और उसने सिर्फ तैरकर ही पूरा समुंदर पार कर लिया था और गोल्डन गेट ब्रिज तक पहुंच गया था। हालांकि बाद में उसे पकड़ लिया गया और ठंडे पानी की वजह से उसे हाइपोथर्मिया भी हो गया था, मगर बाद में उसकी जान बच गई। पर इससे यह साबित हो रहा था कि एल्केट्रस जेल के चारों तरफ जो समुंदर है उसे तैरकर भी पार किया जा सकता है। जॉन पॉल स्कॉट जिसके पास कुछ भी नहीं था, जब उसने समुंदर पार कर लिया तो मॉरिस और एंगलिन भाई तो पूरी तैयारी के साथ निकले थे, और बाद में यह भी पता चला कि जॉन एंगलिन और उसका भाई क्लैरेंस एंगलिन ये दोनों बचपन से ही एक माहिर तैराक थे। इसके बाद आते हैं अब दूसरी थ्योरी पर। दूसरी थ्योरी जो आई वो ये थी कि वहां से निकलने के बाद वो समुंदर में मुश्किल से 180 मीटर तक ही अपनी बनाई उस नाव पर गए, और 180 मीटर बाद उन्हें एक बोट मिली जो कि पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रही थी। उसके बाद फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन भाई उस बोट में बैठे और फिर वहां से हमेशा के लिए अमेरिका छोड़कर चले गए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि वो बोट 180 मीटर दूर क्यों खड़ी थी। तो इसका जवाब ये है कि एल्केट्रस जेल जिस टापू पर बना था उसके चारों तरफ लगभग 180 मीटर तक एल्केट्रस के ऑफिशियल बोट के अलावा किसी को भी आने की परमिशन नहीं थी, और इसलिए ही वो बोट 180 मीटर दूर इन तीनों का इंतजार कर रही थी। उस बोट का इंतजाम भी उस जेल में रह रहे कैदियों में से एक ने कराया था, क्योंकि उस जेल में बड़े बड़े क्रिमिनल और गैंगस्टर थे जिनकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी। इस दूसरी थ्योरी में काफी दम था, क्योंकि जिस तरह वो तीनों 11 जून 1962 की रात वहां से भागे, यहां तक कि उन्होंने एलन वेस्ट का इंतजार भी नहीं किया और उसे वहीं छोड़कर निकल गए, वो ये साफ इशारा कर रहा था कि उन्हें उसी रात तय वक्त पर निकलना था, क्योंकि समुंदर के अंदर एक बोट उनका पहले से ही इंतजार कर रहा था। और अगर ऐसा ना होता तो शायद उस दिन एलन के बिना वो तीनों वहां से नहीं जाते या फिर किसी और दिन चले जाते। इसके अलावा रॉबर्ट चेची नाम का एक पुलिस ऑफिसर जो कि सैन फ्रांसिस्को डिपार्टमेंट में था, उसने बताया कि 11 और 12 जून 1962 की आधी रात करीब 1 बजे जब वो सैन फ्रांसिस्को शहर में समुंदर के पास ड्यूटी पर था तो उसने देखा कि एक बोट एल्केट्रस जेल से कुछ दूरी पर खड़ी है। थोड़ी देर बाद वो बोट चालू हुई और गोल्डन गेट ब्रिज के नीचे से होती हुई समुंदर में गायब हो गई। इन दोनों थ्योरी के अलावा भी तब से लेकर अब तक बहुत सी ऐसी चीजें हुई जो ये संकेत दे रही थी कि उस रात वो तीनों जिंदा बच गए। जैसे कि एंगलिन परिवार के पास हर क्रिसमस या न्यू ईयर पर अगले कई सालों तक एक अनजान नाम से लेटर और बधाइयां मिलती रही, और एंगलिन भाइयों की जो माँ थी उन्हें जब तक उनकी मौत नहीं होगी तब तक हर साल मदर्स डे पर एक फूलों से सजा गुलदस्ता भेजा जाता था, और उस गुलदस्ते पर भी ना तो कभी भेजने वाले का नाम होता था और ना ही पता। इसके अलावा एंगलिन भाइयों की माँ की जब साल 1973 में मौत हुई, उसके बाद जब उनका फ्यूनरल किया गया तो उस फ्यूनरल के दौरान वहां पर 2 लंबी चौड़ी औरतों को देखा गया था जिन्होंने कि बहुत सारा मेकअप कर रखा था। उन दोनों औरतों ने किसी से भी कोई बात नहीं की और थोड़ी देर बाद ही गायब हो गई।
फिर उसके बाद जब 1989 में एंगलिन भाइयों के पिता की मौत हुई तो उनके फ्यूनरल के दौरान भी 2 अनजान आदमी जिनकी दाढ़ी और मूंछ काफ़ी बड़ी थी वो ताबूत के पास आए और रोने लगे। फिर इसके कुछ मिनट बाद ही ये दोनों आदमी भी वहाँ से चले गए। जॉन और क्लैरेंस एंगलिन के एक भाई जिनका नाम रॉबर्ट एंगलिन था, उनके हिसाब से वो 2 औरतें जो उनकी माँ के फ्यूनरल के वक्त आई थी और जो 2 दाढ़ी वाले इंसान उनके पिता के फ्यूनरल के वक्त आए थे वो जॉन और क्लैरेंस एंगलिन ही थे और उन्होंने पुलिस से बचने के लिए अलग भेष बनाया था। उस फ्यूनरल के दौरान यूएस मार्शल के कुछ ऑफिसर भी मौजूद थे और उन्हें भी इन दोनों पर कुछ शक हुआ था, मगर इससे पहले कि वो इनसे कोई सवाल करते वो दोनों वहाँ से फरार हो गए। उसके बाद कई साल और बीत गए और जनवरी 2013 में सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट को एक खत मिलता है और वो खत जॉन एंगलिन ने लिखा था। उस खत में उसने लिखा कि उस रात अल्कैट्राज़ जेल से भागने के बाद हम सभी बिल्कुल सही सलामत थे। अभी फिलहाल उसकी उम्र 83 साल हो चुकी है और उसे कैंसर हो गया है। उसके बाद जॉन ने लिखा कि अक्टूबर 2008 में फ्रैंक मॉरिस की मौत हो गई और उसका छोटा भाई क्लैरेंस एंगलिन भी 2011 में मर गया। फिर उसने कहा कि अगर पुलिस मेरे इस कैंसर का इलाज कराए और मुझे इस जेल ब्रेक के लिए 1 साल से ज़्यादा की सज़ा ना दी जाए तो मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ। पुलिस को जब ये लेटर मिला तो उन्होंने सबसे पहले तो उस लेटर के फिंगरप्रिंट, डीएनए और हैंडराइटिंग की जांच कराई, मगर उस रिपोर्ट में कुछ भी साफ साफ पता नहीं चला और एक्सपर्ट ने बताया कि ये खत सही भी हो सकता है और नहीं भी, पर किसी भी जांच एजेंसी ने इसके बाद इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। फिर इसके 2 साल बाद 2015 में हिस्ट्री चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री आई और उस डॉक्यूमेंट्री में फ्रेड ब्रिजी नाम का एक शख्स जो एंगलिन भाइयों का एक बहुत अच्छा दोस्त था, उसने बताया कि वो साल 1975 में ब्राज़ील के रियो डे जनेरियो में इन दोनों एंगलिन भाइयों से मिला था और सबूत के तौर पर उसने दोनों को एक फ़ोटो भी दिखाई जो कि उसी वक्त उसने ली थी। उस फोटो में दोनों एंगलिन भाई एक साथ एक खेत में खड़े दिखाई दे रहे थे। बाद में जब उस फोटो की फोरेंसिक जांच कराई गई तो उसमें भी ये पाया गया कि बहुत हद तक ये फोटो दोनों एंगलिन भाइयों की ही हैं, मगर क्योंकि इस फोटो में दोनों ने चश्मे लगा रखे थे इसलिए ये कहना मुश्किल था कि ये फोटो 100% एंगलिन भाइयों की ही है। तो कुल मिलाकर आज 2022 में अल्कैट्राज़ जेल ब्रेक को हुए लगभग 60 साल हो गए हैं, मगर ये केस आज भी एक पहेली है। FBI के हिसाब से उनकी मौत उसी रात हो गई, मगर बाकी की थ्योरी और बीच बीच में आए सबूतों और उस लेटर के हिसाब से देखा जाए तो वो तीनों साल 2008 तक जिंदा थे। FBI ने तो ये केस बंद कर दिया, पर US मार्शल्स डिपार्टमेंट में ये केस आज भी ओपन है। आज अगर उनमें से कोई भी जिंदा होगा तो उसकी उम्र 90 के पार होगी, इसलिए US मार्शल्स डिपार्टमेंट उन तीनों की उम्र के हिसाब से फोटो को प्रोसेस कर आज भी उनकी तलाश कर रही है। ये तलाश तब तक चलती रहेगी जब तक कि वो या फिर उनकी लाश नहीं मिल जाती, या फिर तब तक जब तक कि इन सभी की उम्र 100 साल की नहीं हो जाती। इस अल्कैट्राज़ जेल के बंद होने के बाद साल 1973 में इसे पब्लिक के लिए खोल दिया गया और आज भी रोज 2,500-3 हज़ार लोग पूरी दुनिया से इस जेल को देखने पहुंचते हैं। अल्कैट्राज़ जेल ब्रेक के बाद इसके ऊपर कई किताबें लिखी गई, कई डॉक्यूमेंट्री बनाई गई और कई फिल्में भी बनी, मगर आज भी कोई ये पुख्ता तरीके से नहीं कह सकता कि उस रात जेल से भागने के बाद फ्रैंक ली मॉरिस, जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन के साथ क्या हुआ था। आज की कहानी थोड़ी लंबी हो गई, मगर मुझे उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको जरूर रोमांचित किया होगा। ये कहानी सुनने के बाद आप लोगों के दिमाग भी चलने लगे होंगे और आपके मन में भी कई थ्योरी बन रही होगी। तो आपके हिसाब से उस रात वहां से भागने के बाद उन तीनों का क्या हुआ होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।